हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूं प्रकाश का अपवर्तन। और मैं आप लोगों को पूरी बेसिक ज्ञान पहले मैं दे रहा हूं इस चैप्टर का, जो भी आपको समझ में आ जाए और जो ना आए तो उसे कमेंट में लिखिएगा। अगर समझ में आ जाए तो भी कमेंट में लिखिएगा। जहां भी आपको कमी महसूस हो तो वो जरूर हमें मैसेज कर दीजिएगा, ताकि हम आपके फिर से दोबारा आपके समस्या को मैं समाधान कर सकूं। तो चलिए मैं आपको पहले बेसिक नॉलेज बता देता हूं इसका, प्रकाश का अपवर्तन का। फिर मैं क्वेश्चन आंसर जो होगा आपका वो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। तो पहले मैं बता दूं प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले जान लेते हैं कि अपवर्तन है क्या। प्रकाश तो आप लोग जान ही रहे होंगे, है ना। एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को आसानी से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है ना। आंख और नेत्र के बीच बहुत ही क्लोजर संबंध होता है। प्रकाश है परंतु आंख नहीं है तो अंधेरा है ना। आंख है परंतु प्रकाश नहीं है तो भी अंधेरा है। तो ध्यान में रखिएगा। अब तो जान ही गए होंगे, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या कर लेते हैं, आसानी से देख लेते हैं। अब हम दूसरी टॉपिक पे चलते हैं, अपवर्तन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे, पहले मैं अपवर्तन के बारे में जानता हूँ और उसके बाद आगे अपवर्तन। अपवर्तन पहले पिछले अध्याय में पढ़ा था परावर्तन, अब मैं पढ़ रहा हूँ अपवर्तन। ये क्या होता है? प्रकाश की मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। मुड़ता कहाँ है सर? ये ना सर, मुड़ता कहाँ है? मुड़ने की तो क्रिया विवर्तन भी कहलाती है सर। ऐसा तो नहीं है, प्रकाश उसमें भी मुड़ जाता है, लेकिन आपको ये मुड़ना उसमें होता है जो पारदर्शी माध्यम से एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो वो मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विवर्तन भी प्रकाश का मुड़ना ही कहलाता है। विवर्तन भी क्या कहलाता है? प्रकाश का मुड़ना ही कहलाता है। परंतु अपवर्तन जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से अन्य दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, तब उस समय प्रकाश अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो प्रकाश के विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। और किसी तीक्ष्ण किनारों पर पड़कर किसी पदार्थ की पारदर्शी नहीं होता है। जब विवर्तन की घटना होती है तो उसमें आप लोगों को पारदर्शी माध्यम की नहीं होती है, उसमें होता है किसी पदार्थ की तीक्ष्ण किनारे से प्रकाश पड़कर और क्या हो जाए, मुड़ जाए, तो प्रकाश के मुड़ने की घटना को विवर्तन कहा जाता है। वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर अपवर्तन होता है तो कहना मुड़ता है तो कहना अपवर्तन, और तीक्ष्ण किनारों से पड़कर अगर मुड़ जाता है तो उसको कहते हैं विवर्तन। अब समझ में आ गया? दो चीजें आपको गौर से समझ लेना होगा। अब मैं आप लोगों को अपवर्तन के लिए समझाने जा रहा हूं, थोड़ा समझ लेते हैं। ये है एक मैंने आप लोगों का रखा है माध्यम के सतह। ये एक ऐसी सतह है जो दो माध्यमों को अलग करती है। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह को मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, ध्यान में रखिएगा, याद रहेगा। ये दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। मान ले कि इसके नीचे में पानी है और ऊपर में हवा है, ठीक है। दो माध्यम हो गया, हवा और पानी, और ये वो सतह जो हवा और पानी को अलग अलग करता हो, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरणें हवा में से चलकर इस सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद ये सीधा ना जाकर, देखिए ये बिल्कुल सीधा ना जाकर, सीधा नहीं जा पाता है। सीधा ना जाकर वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, थोड़ा विचलित हो जाता है। देखिए मुड़ गया, हो गया कि नहीं हो गया? ये मार्ग से क्या हो गया, ये सीधा नहीं गया। अगर ये सीधा जाता तो ठीक था, लेकिन ये सीधा नहीं जाकर क्या हो गया, मुड़ गया। मुड़ जाने की इस घटना को, मुड़ गया ना बाबू, मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया? तो मुड़ने की इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जहां पे ये जो किरणें आपतित होती है, ये देखिए किरणें, इस किरणों को बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोला जाता है? आपतित किरण। बोलिए क्या बोलते हैं, बता दीजिए। बिल्कुल राइट, आपतित किरण, ठीक है। चलिए, और
इस बिंदु पर पड़ गया। माध्यम को अलग करने वाली सतह के जिस भाग पर आपतित किरण पड़ती है, ऐसे तो पूरी भाग पर पड़ती है, हम लोग आपको दिखाने के लिए ऐसा नहीं कि केवल एक ही जगह पड़ती है, सब जगह ना पड़ेगी, लेकिन हम सब जगह दिखाएंगे तो फिर आपको समझा कैसे पाएंगे, है ना। तो एक जगह मैंने बताकर आप लोगों को समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो जहां पे पड़ती है, अगर मान लीजिए कि ये किरणें अगर यहाँ पड़ जाए तो भी इसको, अगर ये किरणें अगर यहाँ पे पड़ जाए तो भी, है ना, तो जहां पे पड़ेगी इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं बता दीजिए? आपतन बिंदु, बिल्कुल राइट। यहाँ भी आपतन बिंदु कह सकते हैं, यहाँ भी आप लोग कह सकते हैं आपतन बिंदु है, राइट। आप लोग समझ में आ गया होगा। इसको कहते हैं आपतन बिंदु, आ गया होगा। इसको कहते हैं, मतलब आपतित किरण दो माध्यमों का अलग करने वाली सतह के जिस भाग पर पड़ती है ना, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब इस बिंदु पड़ने के बाद प्रकाश क्या हो गई? सीधी ना जाकर मुड़ गई। जो किरणें मुड़ जाती है उसको कहते हैं अपवर्तित किरण। मुड़ने वाली किरण को क्या कहा जाता है? अपवर्तित किरण, राइट। जब प्रकाश इस माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अब ये रहता है कि जब मुड़ता है तो उसके पीछे भी होता है कुछ रीजन, हवा, विरल माध्यम और पानी सघन माध्यम होता है, याद रखिएगा। अब विरल माध्यम सघन माध्यम क्या होगा? वे इधर, सर एक क्वेश्चन रह जाता है कि सर आप इधर मोड़ दिए, आप इसको, हवा है और यहाँ भी पानी है, यहाँ भी आपतित किरण है, तो सर ये यहाँ पे आपने इधर मोड़ दिया, आपने ये सीधा नहीं जाकर इधर मोड़ दिया। सर आपने इधर ही क्यों मोड़ दिया? क्या सर ये इधर नहीं जा सकता था? आपका सवाल तो ये भी हो सकता था, सर जो आपने इधर मोड़ दिया तो हम कैसे जानेंगे कि इधर ना जाकर इधर मुड़ेगा? वो क्या आपके पास सवाल? बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा आपका सवाल है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, सर इधर नहीं जाकर इधर ही क्यों मुड़ गया? तो ये रीजन है, ये रूल है। और कभी भी ऐसा आप लोगों के साथ घर में कीजिएगा तो आपके भी साथ होगा। देखिए, क्योंकि यह प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, मतलब जिस माध्यम में प्रकाश की वेग या चाल बोल सकते हैं जो ज्यादा हो तो वो विरल माध्यम होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की वेग क्या हो, कम हो, तो दोनों की तुलना में वो सघन कहा जाता है। जैसे हवा और पानी की तुलना में ये सघन कहा जाएगा और ये विरल। क्यों? क्योंकि पानी जो है, पानी में प्रकाश का वेग जो होता है वो कम होता है और हवा में क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इन दोनों की तुलना में हवा विरल और पानी सघन हो जाएगा। और आगे मैं बताऊंगा, तो इतना समझ लीजिए कि विरल माध्यम से किस माध्यम में गया है? सघन माध्यम में गया है। तो जब विरल में से सघन में जाएगा तो मैं बता दूं कि आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ये नीचे की ओर भी जाएगा, अभिलंब कहते हैं, याद रखिएगा। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो इसमें भी हम अभिलंब ऐसे डाल देंगे। तो यही ध्यान में रखिएगा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, हमेशा आपका जवाब मैं दे रहा हूं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है मेरे प्यारे बच्चे। किधर मुड़ता है? अभिलंब की ओर मुड़ता है। देखिए अभिलंब ये है, तो अभिलंब ये है, तो क्या इधर मुड़ेगा? यह अभिलंब इधर भाग रहा है ना, अभिलंब से दूर में भाग रहा है, और इधर आ गया तो अभिलंब की ओर आ रहा है। समझ आया आपको? जैसे जैसे इसको उठाइएगा और ये सट ले जाएगा, इसको अभी इसको ऐसे उठा दीजिए, थोड़ा सा यहाँ ला दीजिए तो ये और सट जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ कीजिएगा तो ये और ऐसे ऊपर आ जाएगा तो सीधा चला जाएगा। समझ आ गया? जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाइए ऐसे, तो ये वाला भी कोण इधर सट, ये वाला जो है आप अपवर्तित किरण इधर सटता हुआ चला जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब समझ में आ गया
कि क्यों उधर नहीं जाता है, इधर ही क्यों आ जाता है? तो कहना कि विरल माध्यम से, जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ता है सर, इसीलिए ये किरणें इधर मुड़ता है, न कि उधर। लेकिन अब आपके सवाल होगा, जब ये पानी, हवा, फिर हवा, लेकिन जब ये इसमें से इसमें आया तो ये सीधा ना जाकर इधर मुड़ गया, ये आपका विलंब हो गया। अब ये विरल हो गया, ये आपका विरल है, ये आपका क्या है? सघन है। ये आपका क्या है? फिर विरल हो गया। देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो अविलंब की ओर मुड़ गया, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं अविलंब डाल देता हूँ, तो देख लीजिए ये इधर ना आकर ये देखिए दूर भाग रहा है ना, भाग रहा है नहीं भाग रहा है? तो इससे याद रखिएगा कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर भागेगा। कहाँ भागेगा? अविलंब से दूर। एकदम ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि भूल जाइएगा। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से दूर भागेगा, परंतु विरल से सघन में आएगा तो अविलंब की ओर आता है। ध्यान में आ जाएगा आप लोगों को? आ गया? कोई दिक्कत इसमें? ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ये अपवर्तित किरण, मुड़ने वाली किरण को अपवर्तित किरण, और इसको बोलते हैं आपतित किरण, और इसको आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब कहलाता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण को आपतन कोण आई द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? आई। मैंने आई लिखा है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने आई, और इसको मैंने लिखा है आर। अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है। इसे कोण आर द्वारा सूचित करते हैं। अपवर्तन कोण आर द्वारा सूचित करते हैं, और आपतन कोण को कोण आई द्वारा सूचित करते हैं। याद रखिएगा, कभी भी याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन में एक कभी भी मत भूलिएगा, कभी भी कोण आई नॉट इक्वल टू कोण आर, मतलब आई आर के बराबर कभी नहीं होता है। आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। प्रकाश का अपवर्तन हमेशा आपतन कोण बराबर नहीं होता है अपवर्तन कोण का, है ना? कोण आई आपतन कोण नॉट इक्वल टू अपवर्तन कोण, कभी भी बराबर नहीं होगा, जबकि परावर्तन में बराबर होता है। याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी ध्यान रखेंगे कि अगर सपोर्टेड ये ऐसे आ रहा हो तो ये ऐसे होगा, तो इस कोण का मान बड़ा होता है। इसमें याद रखिएगा कि जब विरल से सघन में जाएगा, जब विरल से सघन में, तो कोण आई ग्रेटर देन कोण आर, इक्वल टू कभी नहीं। जब विरल से सघन में कौन जाएगा? प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो कोण आई ग्रेटर देन आर, ठीक है ना? लेकिन अब मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैं बताने के बाद मैं आप बताने जा रहा हूं कि अब हम लोग समझते हैं कि थोड़ा डिटेल में हवा, पानी और कांच में सघन विरल के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। जैसे हवा और पानी में कौन विरल कौन सघन, इसकी टेंशन ले रहे थे, अब हम इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए, हवा और पानी में जिस माध्यम में प्रकाश का दो पदार्थों की तुलना में, याद रखिएगा हवा और पानी दो पदार्थ हैं, तो दो पदार्थों की तुलना में जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा वो विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा उसको सघन कहना। जैसे हवा और पानी की तुलना में हवा क्या है? बता दीजिए। हवा विरल है,
और पानी क्या हो गया, सघन हो गया। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर प्रति सेकंड है, 3 × 10 के पावर। इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। तो जिसमें ज्यादा होता है वो विरल, जिसमें कम होता है वो सघन। अब पानी और कांच, इन दोनों पदार्थों के तुलना में बताइए कौन विरल कौन सघन है। देखिए इस पानी में ज्यादा है 2.5 × 10 के पावर 8, ये केवल 2 है, ये ज्यादा हो गया। तो पानी और कांच की तुलना में पानी हमारा हो गया विरल माध्यम और कांच मेरा क्या हो गया, सघन माध्यम। अब आपको समझ में आ गया? अगर उसी प्रकार अगर हम हवा और कांच की तुलना कर दें तो बता दीजिए हवा क्या हो जाएगा, हवा हमारा विरल हो जाएगा और कांच मेरा क्या हो जाएगा बता दो, सघन हो जाएगा। ये तो प्रकाश की स्थिति के आधार, प्रकाश के वेग के आधार पर मैंने बता दिया। अगर प्रकाश का वेग नहीं दिया हुआ है तो कुछ तो दिया हुआ रहेगा, तब उसी के आधार पर बताएंगे। तो बिल्कुल राइट, वो है हमारा अपवर्तनांक, वो है अपवर्तनांक। इसमें मैंने एक अपवर्तनांक भी लिखा है, गौर से देखिए, ध्यान से। ये देखिए, इसे एन द्वारा या म्यू द्वारा भी सूचित करते हैं। कोई इसे एन कहता है तो कोई इसे म्यू कहता है। ये म्यू लिखा हुआ है, एन लिखकर ऐसे किया हुआ है ना, यू लिखकर ऐसे किया हुआ है। तो ये अपवर्तनांक क्या है? देखिए अपवर्तनांक जो है प्रकाश की मोड़ने की एक क्षमता है। प्रकाश किसी माध्यम में जाने के बाद वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, तो मुड़ने की वो क्षमता है। लेकिन इसे अपवर्तनांक की और भी डिफिनेशन है, मैं आप और भी बताऊंगा आगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपेक्षिक अपवर्तनांक, इन सभी चीजों के बारे में आपको चर्चा करेंगे। लेकिन और भी है, साइन आई बटा में साइन आर को हम लोग अपवर्तनांक ही कहा जाता है, इसे इसके द्वारा सूचित करते हैं। लेकिन एक क्षमता होती है अपवर्तनांक में। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। पहला नंबर बता दें, देखिए अब हमारा इसमें इन दोनों के तुलना में अगर केवल मैं अपवर्तनांक दे दिया, हवा का अपवर्तनांक और पानी का अपवर्तनांक दे दिया, तो मैं पूछूंगा आप लोगों से, बताइए इन दोनों में कौन विरल माध्यम है और कौन सघन माध्यम है। देखिए जिसका अपवर्तनांक कम होगा, याद रखिएगा, जिसका अपवर्तनांक हवा और पानी की तुलना में हवा का अपवर्तनांक क्या है, कम है, 1.003 है, कम है। जो कम होगा तो वो होगा विरल माध्यम, वो होगा विरल माध्यम। और पानी क्या होगा, सघन माध्यम। फिर से समझ लीजिए, हवा और पानी की तुलना में हवा विरल कैसे हो गया, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम है और इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, इन दोनों की तुलना में ज्यादा है। तो दो पदार्थों की तुलना में जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन होगा। क्या राइट? नहीं आया? ठीक है, आ गया, बिल्कुल सही, सघन। अब मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछ दे पानी और हीरा में, पानी और हीरा में बताइए कौन सघन होगा, बोलिए। बिल्कुल राइट, हीरा सघन है, बिल्कुल सही बताया आप लोग, सघन, सघन हो गया। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक इसका ज्यादा है, राइट, और इसका अपवर्तनांक क्या है, कम है, तो इसलिए ये क्या हो गया, विरल हो गया। आ गया, मैंने पानी विरल माध्यम हो गया और हीरा सघन माध्यम में आ गया। अगर यही अब इसकी तुलना में अगर कर दे तो ये हो जाएगा सघन और ये हो जाएगा मेरा विरल, राइट। इस तरह से आप लोग ऐसे करके आप लोग, और भी है, ये कांच का जो अपवर्तनांक 1.5 जो लिखे हैं, इसमें फिलंट कांच का है, ये क्राउन कांच का अलग होता है, 1.65 होता है, तो अलग होता है सबका। लेकिन मैंने आपको समझा दिया, ये अपवर्तनांक के बारे में मैं बता रहा था। कोई दिक्कत किसी को? समझ में बिल्कुल आ गया? तो हम इसको मिटा रहे या उतार लीजिए इसको। अब मैं आप लोगों के सामने में कुछ लिखा है कि प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या होता है। लेकिन क्या कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, उसका क्या कारण है? ये बोलोगे कि जब विरल माध्यम सघन माध्यम जाते हैं, ये
नहीं नहीं, इसका मुख्य कारण है गति में परिवर्तन। बस यही आंसर हो गया। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो उसके गति में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। गति में परिवर्तन के कारण उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, मैं इसलिए इसको शुरू में नहीं बताया क्योंकि आपको बताना, जैसे हवा में प्रकाश का वेग मैंने बताया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर मैंने आपको कांच में बताया, पानी में बताया 2.5 गुना में 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो गया, गति में परिवर्तन आ गया, नहीं आ गया? वो उसमें बहुत तीव्र गति से जा रहा था, इसमें बहुत धीरे जाने लगा। तो इस गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। याद रहेगा? क्या बोल दिए, फिर से बोलिए। कोई पूछेगा आपसे कि प्रकाश का अपवर्तन का क्या कारण है, तो क्या बताइएगा? कहिएगा प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य कारण है, सुन लीजिए क्या है, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके गति में परिवर्तन आ जाती है। गति में परिवर्तन आने के कारण क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन के बाद, अब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के नियम, है ना, अब हम लोग नियम पर फोकस करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। वो क्या क्या होते हैं मैं बोल दूं आप लोगों को, सुन लीजिए, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आप सुन लीजिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। लिख लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, है ना। जैसे देख लीजिए, ये अविलंब हो गया, आपतित किरण हो गया और ये हो गया अपवर्तित किरण। तीनों क्या है, एक ही तल पर है। माध्यम को अलग अलग करने वाला एक तल है ना। याद रहेगा ना आप लोगों को, एक ही तल पे होते हैं। दूसरा है कि दूसरा का होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। मतलब आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। बस यही मैं बोलूंगा। फिर से दूसरा नियम मैं बता रहा हूं कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या बोलेंगे, बहुत लंबा लिफाफा नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, बस पहला नियम और दूसरा का नियम मैं बता रहा हूं कि आपतन कोण की जया, इसको बोलते हैं आपतन कोण, साइन आई को आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन होता है, आपतन कोण की जया बटा अपवर्तन कोण की जया, है ना, का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को अपवर्तनांक कहा जाता है। इस नियतांक को कहा जाता है, नियतांक मतलब साइन आई बटा साइन आर बराबर में म्यू या एन कहा गया। अब आगे समझ में आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम। पहला मैंने वो बताया कि आपतन कोण आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा मैंने बताया कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। दिक्कत आगे समझ में, नोट लिख लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा कर लीजिएगा, 2-4 बार बोलते हैं, है ना। देखिए, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने फिर ये आपको लिख दिया भी है, पढ़ लीजिएगा। पहला है कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम को मैंने बोला था और मैंने लिख दिया। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। दूसरा मैंने लिख दिया
प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात sin i बटा में sin r बराबर में एक नियतांक होता है। तो ध्यान से आप पहले देख लें, ध्यान से आप यहाँ देख लें कि जो मैंने नियतांक लिखा है यहाँ पे आप लोगों को sin i अर्थात करके मैंने लिख दिया है, अर्थात sin i बटा में sin r बराबर नियतांक, है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया आप लोगों को। तो ये जो है आपको प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है। लेकिन अब मैं बता दूं कि अगर आप इतना आप लिख देते हैं, इतना अगर आप लिख देते हैं, तो कोई आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि अस्नेल का नियम क्या है, तो अस्नेल का नियम यही है ना। अस्नेल का नियम भी यही है। आपको अगर कोई प्रश्न पूछे कि अस्नेल का नियम क्या है, तो यही बोलिए प्रकाश के निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात sin i बट्टा में sin r बराबर में नियतांक। आगे आप लोगों को समझ में कोई दिक्कत? ठीक है ना। इसे अस्नेल का नियम भी कहते हैं। अस्नेल का नियमानुसार जो नियतांक है वो उसको हम लोग sin i बटा में sin r के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसी को मैंने बताया था कि म्यू या n से सूचित किया जाता है, तो म्यू बराबर sin i बटा में sin r होता है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में, निरपेक्ष अपवर्तनांक और फिर सापेक्ष अपवर्तनांक। अगले वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे, अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अब हम